हो सकते हैं, राइट। तो इन सब पे हम लोग आज बात करेंगे। आज का लेक्चर जैसे पिछली बार मैंने करा था, मैं कोशिश करूंगा कि आज शॉर्ट में मैं पूरा पढ़ा दूं आपको जल्दी से, है ना। और इसके बाद फिर उसकी डिटेल हम लोग एक दो दिन तक बात करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ, राइट। यस। तो दिस इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। आपको नाम से ही पता चल रहा है, मैंने पहले भी आपको एंजाइना जब पढ़ा रहे थे तो बताया था। मायो, मायो मीन्स क्या होता है? मसल। मायो मीन्स मसल। एंड कार्डियो, कार्डियल, कार्डियल मीन्स हार्ट। और इन्फाक्शन भी हमने आपको बताया था। व्हाट इज द इन्फाक्शन? इन्फाक्शन हमने बताया था नेक्रोसिस, या इसको एक शब्द में याद करना है तो इस्चीमिक नेक्रोसिस, इस्चीमिक नेक्रोसिस। और इस्चीमिया हमने क्या बताया था? इस्चीमिया का मतलब होता है रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। और है ना, ये भी मैं आगे लिख ही दे रहा हूं आपको, ये आप लोग याद कर लो भाई, बार बार ना बताना पड़े। तो इस्चीमिया मतलब होता है रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई, और नेक्रोसिस मतलब होता है सेल डेथ, सेल डेथ। तो अगर हमारी बॉडी की किसी भी ऑर्गन की मसल्स या सेल्स में डेथ हो रही है ड्यू टू द रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई, खून की कमी की वजह से, तो इन्फाक्शन बोलते हैं। और अगर वो हार्ट की मसल में है तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया? आल्सो कॉल्ड एज हार्ट अटैक, ठीक है। अब आप देखो, हार्ट अटैक क्यों पड़ता है? तो ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि मान लो ये कोरोनरी आर्टरी है, दिस इज द कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ये क्या है? हमारी कोरोनरी आर्टरी। और हमने कहा था कि अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए, ब्लॉकेज, है ना, इसमें अचानक से क्या होता है? थ्रोम्बस बन जाता है ना। थ्रोम्बस आप लोग सब लोग समझ रहे हैं क्या होता है? व्हाट इज द थ्रोम्बस? थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट। अगर क्लॉट जम जाए, ठीक है, तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगी। ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? ये स्टॉप हो जाएगी इस क्लॉट की वजह से, ठीक है। और जब ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस हो जाएगी। इसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं। ये जो पहला वाला तरीका है, ये है आपका कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, पूरा ब्लॉक हो गया। और दूसरा क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया है ये भी, दूसरा क्या होता है कि कई बार कंप्लीट नहीं होता है, आधा ही ब्लॉक हुआ। यस, ठीक है। तो क्लॉट बना बट इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। पूरी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक नहीं हुई, ठीक है, लेकिन इतनी ब्लॉक हो गई कि आगे ब्लड बहुत कम जा पा रहा है और नेक्रोसिस हो जा रही है। दोनों में बेसिक एक फर्क होता है। अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो हम लोग बोलते हैं STEMI। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज ST एलिवेशन MI। क्योंकि जब कोरोनरी आर्टरी कंप्लीट ब्लॉक होती है तो ECG में ST सेगमेंट एलिवेट हो जाता है। और जब हमारा इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो इसको बोलते हैं NSTEMI। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ST सेगमेंट एलिवेट नहीं होता है, तो नो STEMI बोलते हैं। तो MI दो तरीके का हो गया, अगर पूरी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है तो STEMI, और अगर पार्शियल ब्लॉकेज है तो नो STEMI। तो ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक क्यों हो जाता है? इट अकर्स ड्यू टू द सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट causing ischemic necrosis।
ठीक है। तो टाइप्स अगर हमने बताया आपको, दो टाइप्स हैं। पहला एस टी एलिवेशन एमआई और नॉन एस टी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन। एस टी एलिवेशन कब होता है? कंप्लीट ऑक्लूजन। जबकि नॉन एस टी वाला कब होता है? पार्शियल ऑक्लूजन। पार्शियल का मतलब पूरा नहीं हुआ है। इसका नाम है, इसके नाम में ही उसका काम छिपा हुआ है कि एस टी सेगमेंट एलिवेशन होगा। इसमें नॉट एलिवेटेड, एस टी सेगमेंट यहाँ पे एलिवेट नहीं होता है। यहाँ पे एस टी सेगमेंट एलिवेशन है तो यहीं से डायग्नोसिस बन सकती है इसकी। डायग्नोसिस कैन बी मेड। ईसीजी देख के आप बता सकते हो कि भाई मायोकार्डियल इन्फाक्शन या हार्ट अटैक पड़ा है। लेकिन यहाँ पे जब एसटी नहीं बढ़ा हुआ है तो आप डायग्नोसिस कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे डायग्नोसिस हम लोग बनाते हैं कार्डियक बायोमार्कर, ट्रोपोनिन आई या ट्रोपोनिन टी। ठीक है, तो ट्रॉप टी इसको बोलते हैं, आप लोग ये वर्ड याद कर लो, ट्रॉप टी। जितने भी हार्ट अटैक के मरीज सस्पेक्टेड होते हैं हम लोग बोलते हैं कि ट्रॉप टी करा लो। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया सबको? तो एक बार आ जाओ जल्दी से इधर चैट सेक्शन में आ जाओ। जल्दी से चैट सेक्शन में आ जाओ भाई। ठीक है, तो एस टी ई एम आई की डायग्नोसिस हम लोग कैसे बनाते हैं? जल्दी से लिखो। ईसीजी। वेरी गुड आफरीन। बस एक ही बच्चा लिखेगा, मारिया, गुफरान। ठीक है, ईसीजी सबको पता है ना? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आफरीन बता रही हैं, आविका दीक्षित, कि यहाँ पे ईसीजी में एसटी एलिवेशन होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोरोनरी आर्टरी पार्शियल ब्लॉक है, कोरोनरी आर्टरी पार्शियल ब्लॉक है तो कौन सा ईएमआई होगा? वेरी गुड, ट्रॉप्टी कराएंगे। और एमआई कौन सा होगा? नो एस टी एम आई। वेरी गुड, तो ये आपको याद करना है। अच्छा, अब ये बताओ कि रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? मायोकार्डियल इंफाक्शन किन लोगों को हार्ट अटैक पड़ता है? आप लोग सोच के बताओ फटाफट। गलत सही कुछ भी लिख सकते हो। आपके हिसाब से क्या रिस्क फैक्टर है? वेरी गुड, प्रसन्नजीत। मोटे लोगों को बहुत ज्यादा चांस होता है। वेरी गुड। हाइपरटेंशन, वेरी गुड। ओबिसिटी, बहुत बढ़िया। स्मोकिंग, यस, वेरी गुड। डायबिटीज, बहुत बढ़िया मारिया, बिल्कुल सही बता रहे हो। कोलेस्ट्रॉल, नगमा, वेरी गुड। कौन सा कोलेस्ट्रॉल? कौन सा कोलेस्ट्रॉल नुकसान करता है? एलडीएल, यस, अनम। एलडीएल, वेरी गुड। ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। एंजाइना पेशेंट, दिव्या पांडे, बहुत बढ़िया। कौन सा एंजाइना कहलाता है जिसमें रिस्क होता है एमआई का? दिव्या पांडे, कौन सा एंजाइना मैंने बताया था? अनस्टेबल, वेरी गुड अनम जहां, वेरी गुड। आविका दीक्षित, वेरी गुड। अनस्टेबल एंजाइना मैंने बताया था पढ़ाते समय। बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने, अरे मैं तो सोच रहा था होली रंग खेल के सब भूल गए होगे। आपको सब याद है, सारे बच्चे मतलब इतने अच्छे से पढ़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो एक बार सब लोग एक दूसरे के लिए क्लैपिंग कर दें चैट में ही, तो फिर हम आगे बढ़े। शिवानी शाहू, वेरी गुड। थोड़ा डिले आता है, मैं बोलता हूँ तो एकदम से रिस्पॉन्स नहीं आता है, या तो नेट या जूम में है कि थोड़ा सा डिले होता है 10-15 सेकंड का। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा।
मॉडर्न से फिर आपको डर लगना बंद हो जाएगा। एंड जब आप आयुर्वेदा या यूनानी पढ़ोगे या होम्योपैथिक, तो यू कैन को रिलेट आल्सो, ये थिंग्स थोड़ा बहुत आप को रिलेट कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रिस्क फैक्टर, यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रिस्क फैक्टर को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। ये वर्ड आप लोग ध्यान दो, मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल का मतलब है कि ये इंसान के हाथ में है। हम चाहें तो हम अपने को एमआई से बचा सकते हैं, अगर हम अपने को मॉडिफाई कर लें, अगर हम अपने को कंट्रोल कर लें। तो कौन कौन से मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है ना? तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरलिपिडीमिया, स्मोकिंग, ओबिसिटी, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, सारे आप लोगों ने बताए। हाइपरलिपिडीमिया में मेनली प्रॉब्लम किससे है? हाई एलडीएल से प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा जो है बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और देखो हम इसमें सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन की दवाइयां प्रॉपर खानी है। अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज कंट्रोल रखना है। हाई एलडीएल है तो स्टैटिन आपको खाना है, एटोरवा स्टैटिन एंड रोजवा स्टैटिन, जो मैंने आपको हाई इंटेंसिटी बताया था। स्मोकिंग आप छोड़ सकते हो। मोटापा आप कम कर सकते हो, है ना? फैट वाली चीजें ना खाएं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, चीज, पिज्जा, ये सब जो है खाना बंद कर दें। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल छोड़ दें, है ना? इसके लिए आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, थोड़ा वॉक करना पड़ेगा। अब आजकल हम लोग नहीं करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि अगर 100 मीटर भी जाना होता तो स्कूटी निकाल के जाते हैं, पैदल नहीं चलना चाहते हैं। सीढ़ियों पे उतरना चढ़ना नहीं चाहते हैं, लिफ्ट का यूज करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर ओला बाइक और ओला उबर करा भी है, तो आप चाहते हैं कि वो घर के दरवाजे पे ही एकदम आपको रोके। अगर वो 100 मीटर पहले भी उतारना चाहता है तो आप वो तब भी आप नहीं उतारेंगे, है ना? कि चलो ठीक है, मैं पहले अभी जरा सब्जी खरीद लेते हैं, इसके बाद फिर आगे छोड़ देना 100 मीटर। अरे 100 मीटर पैदल भी चल सकते हैं, राइट? स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन ये भी अगर आप चाहो तो योगा, प्राणायाम और अपने थॉट प्रोसेस से इनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप देखो ये सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, राइट? इनसे हम अपने को एमआई से बचा सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग ये सब डिस्कस भी कर चुके हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, हाई एल्कोहल कंजम्पशन। एल्कोहल मैंने बताया था कि ये भी नुकसान करता है। एक पैग अगर पीते हैं तो वो एचडीएल बढ़ाता है, लेकिन मैंने बताया था कि उसको एज ए ट्रीटमेंट यूज नहीं करना होता है, राइट? उसका कोई फायदा नहीं देखा गया। कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जो भगवान के हाथ में है, नॉट मॉडिफाइबल, जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते। और इसमें पहली बात है एज। एज जो है 45 साल के बाद बहुत ज्यादा चांस होते हैं हार्ट अटैक के। फीमेल में जो है 55 साल के बाद। मेल में ज्यादा चांस है, फीमेल में कम है। और ये रीजन मैं आपको बता दूं, फीमेल में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन, ये प्रोटेक्टिव होता है। इसीलिए फीमेल में टिल मीनोपॉज, जब तक कि मीनोपॉज नहीं होता है, टिल मीनोपॉज, है ना, थोड़ा सा क्या रहता है, प्रोटेक्शन रहता है, प्रोटेक्शन ड्यू टू एस्ट्रोजन। इसके बाद जब ओवेरियन एट्रोफी होती है, एस्ट्रोजन खत्म हो जाता है, तब उसमें जाके कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू होता है। इसीलिए इसमें 10 साल बाद रिस्क बढ़ता है, जबकि मेल में ये कहानी 30 साल से 25 साल की ही उम्र में शुरू हो जाती है। तो मेल ज्यादा हमारे जो है, मेल में कॉमन भी है, कम उम्र में चांस है। फीमेल में ज्यादा उम्र में, है ना, जो बिल्कुल ही एकदम अनकंट्रोल्ड है, ओबिसिटी है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, उनमें फीमेल्स में ज्यादा चांसेस हैं, अदरवाइज कम चांसेस। तीसरा, अगर फैमिली हिस्ट्री है ना, प्री मेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अगर घर में इसके पहले हार्ट अटैक, नाना नानी, बाबा दादी, या जेनेटिक फैक्टर, वही बात आती फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक फैक्टर,
तो इनमें हमारा बस नहीं चल सकता है, ये नॉन मॉडिफाइबल है। ऊपर वाले जो मैंने बताए थे वो मॉडिफाइबल। अब आ जाओ आप पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी। हार्ट अटैक क्यों पड़ता है, ये भी मैं आपको सब एंजाइना में पढ़ा चुका हूँ। पहला क्या था, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी। एथेरोमा का मतलब होता है फैटी डिपॉजिट्स। एथेरोमा का मतलब होता है फैटी डिपॉजिट्स। कोलेस्ट्रॉल हमारे क्या होते हैं, या कैल्शियम वगैरह आर्टरी में डिपॉजिट होने लगते हैं। और स्क्लेरोसिस का मतलब मैंने आपको बताया था, कई सारे बच्चों को याद होगा, है ना, हार्डनिंग। किसकी हार्डनिंग यहाँ पे बोली जाती है, तो हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल वॉल। ठीक है, तो पहला जो है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है। ठीक है, ये है। दूसरा, और ये भी सबसे, इसका भी मेन कारण क्या है, मेनली क्यों है, ड्यू टू हाई एलडीएल। जिन लोगों का एलडीएल ज्यादा होता है। एक ही चीज मैं आपको बार बार इसलिए बताता रहता हूँ। दूसरा क्या है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, प्लाक रप्चर एंड थ्रोम्बोस फॉर्मेशन। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि जो कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा है। लेकिन जब ये कोलेस्ट्रॉल रप्चर करता है, प्लाक बोलते हैं, प्लाक का मतलब हो गया एक तरीके से पपड़ी टाइप की चीज पड़ जानी, है ना, यहाँ पे जमा है, थोड़ा उभार हो जाता है, उसको प्लाक बोलते हैं। अब अगर ये प्लाक यहाँ से रप्चर हो जाए, ये यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से टूट गया, और ये टूट के जो है बिखर गया, आगे भाग गया, तो यहाँ पे एंडोथीलियम आपकी क्या हो जाती है, रफ हो जाती है। एंडोथीलियम आपकी रफ हो जाती है। और जैसे ही एंडोथीलियम आपकी रफ होती है, यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये आपने फिजियो में पढ़ा होगा। तो क्लॉट फॉर्मेशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लाक रप्चर एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस अभी मैंने आपको बताया था, क्लॉट। थ्रोम्बस मींस क्लॉट। तो दूसरा कारण ये है। और जैसे ही क्लॉट बनना शुरू होगा, वैसे ही ये पूरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। तो द प्लाक रप्चर्स, एक्टिवेट प्लेटलेट्स, और फॉर्म ए ब्लड क्लॉट। क्लॉट को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस। तीसरा है कोरोनरी आर्टरी अक्लूजन। किसी भी वजह से अगर हमारी कोरोनरी आर्टरी अक्लूड हो जाए, अक्लूजन का मतलब ब्लॉक हो जाए, तो क्या होगा, इस्चीमिया। इस्चीमिया हम लोग किसे बोलते हैं, ब्लड कम मिलने को। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर कंप्लीट ब्लॉकेज है, अगर कंप्लीट ब्लॉकेज है, तो हम लोग बोलते हैं एसटीईएमआई। और अगर पार्शियल ब्लॉक है, तो एनएसटीईएमआई। तो ये भी आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई। चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मायोकार्डियल सेल डेथ या नेक्रोसिस। क्योंकि ब्लड की इतनी कमी हो गई, इवन अगर पार्शियल ब्लॉक भी है, तो ब्लड इतना कम हो गया कि आपकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो गई। और हार्ट में ये एक दिक्कत है, जो दिल की बातें हैं वो ये हैं कि इरिवर्सिबल मसल डैमेज। एक बार अगर कार्डियक मसल डैमेज हो गई, तो फिर वहां पे वो दोबारा बनती नहीं है, परमानेंट डैमेज हो जाती है। उतना हार्ट आपका डैमेज हो गया। ठीक है, तो आफ्टर 20 to 40 मिनट आपकी इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। और आपने देखा होगा, है ना, फाइब्रोसिस, जहां पे नेक्रोसिस होती है, बाद में वहां पे फाइब्रोसिस हो जाती है। ठीक है, फाइब्रोसिस। तो जितना मसल आपका नेक्रोस्ड हुआ है, वहां पे बाद में फाइब्रोसिस हो जाएगी। यहाँ पे मैं हमेशा बच्चों से पूछता हूँ, फाइब्रोसिस कभी देखी है कि नहीं देखी है। तो जल्दी से चैट सेक्शन में आप लोग बताओ, कितने लोगों ने, जिन लोगों ने फाइब्रोसिस देखी है बॉडी में, है ना, कहीं भी हो सकती है, तो वो लोग जो हैं बताएं, यस या नो। जल्दी से बताओ, फाइब्रोसिस। तो अति ने नहीं देखा है, न, नहीं देखा है, नो देखा है, तो यस। फाइब्रोसिस किसी भी ऑर्गन में देखी हो आपने, कहीं भी देखी हो। दिव्या ने नहीं देखी, नगमा ने नहीं देखा, अनम ने नहीं देखा। वेरी गुड। अच्छा, ऐसा ही कुछ मुझे याद है कि मैंने पहले भी एक बार कोई क्वेश्चन पूछा था, है ना।
अच्छा, वो था जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है आंखों के मीडियल कैंथस पे, है ना, क्या बोलते थे उसको, नाम भूल गया मैं, जेंथेलिस्मा, यस, अनम जहां। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी है, फाइब्रोसिस भी है। फाइब्रोसिस भी ऐसा ही सबने देखा हुआ है, फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस इज नथिंग बट इट इज द स्कार मार्क। जब चोट लगती है आप लोगों को कहीं भी स्किन पे, तो आपने देखा होगा कि वहां पे चोट का निशान पड़ जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, स्कार बोलते हैं, स्कार। वो जो स्कार है, एक्चुअली वही फाइब्रोस टिश्यू है, वही फाइब्रोस टिश्यू है। अब बताओ कितने लोगों ने देखा है, यस या नो? फैजिया को लगा था, कॉन्फिडेंस नहीं था लेकिन। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सबने देखा है। तो जहां पे नेक्रोसिस होती है हार्ट में, वहां भी इसी टाइप की फाइब्रोसिस हो जाती है। अच्छा, फाइब्रोसिस हो जाएगी तो फंक्शन आपके वैसे ही रहेंगे या कुछ गड़बड़ होने लगेंगे उस ऑर्गन के या उस टिश्यू के? गड़बड़ होने लगेंगे, है ना। जहां पे देखो फाइब्रोसिस अगर उंगली उंगली में हो जाए तो आप प्रॉपर उंगली मोड़ नहीं पाओगे, है ना। वहां पे टेम्परेचर का गड़बड़ हो जाता है, सेंसिटिविटी गड़बड़ हो जाती है ना, नर्वस टिश्यू सब गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हार्ट में भी गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी इस फाइब्रोसिस की वजह से, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया आपको, ये फाइब्रोसिस हो जाती है, तो मायोकार्डियल रीमॉडलिंग भी बोलते हैं। रीमॉडलिंग का मतलब है कि जो भगवान ने मॉडल बना के भेजा था वो बदल गया। क्यों? क्योंकि नेक्रोसिस हुई, और नेक्रोसिस के बाद फाइब्रोसिस हुई, फिर नेक्रोसिस होती है, और फिर फाइब्रोसिस होती है, फिर नेक्रोसिस होती है, और फिर फाइब्रोसिस होती है। तो ये चलता रहता है आपस में, फाइब्रोसिस नेक्रोसिस, नेक्रोसिस फाइब्रोसिस। तो आपका क्या हो गया, रीमॉडलिंग। आपका मॉडल बदलता रहता है, जो भगवान ने मॉडल बना के भेजा था उसकी शक्ल सूरत बदलती रहती है। ठीक है। और इंफेक्टेड एरिया जो होता है, जितना भी आपका डैमेज हुआ है, इज रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू। स्कार आ गया, तो स्कार का मतलब यहाँ पे क्या है, फाइब्रोसिस। ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी आपको समझ में आ गई सब बच्चों को, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एमआई। नेक्स्ट, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, साइन एंड सिम्टम्स। तो जल्दी से बताओ बेटा, आप लोगों को जो जो पता है साइन एंड सिम्टम्स, कुछ पता हो जल्दी से बताओ। चेस्ट पेन, एंजाइना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वही लगभग सिम्टम होते हैं जो एंजाइना में होते हैं, लेकिन थोड़े से सीवियर होते हैं, ज्यादा खतरनाक होते हैं, ज्यादा इंटेंसिटी में होते हैं। और एक पसीना जो लिखा है, किसने लिखा है, आविका दीक्षित। स्वेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पसीना। और अटैक पड़ता कब है ज्यादातर, सुबह या दोपहर या शाम? ठंडा पसीना, बिल्कुल ठंडा पसीना आता, पल्पिटेशन हो सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, एकदम सही, सब कुछ सही है। और ये जो ज्यादातर अटैक पड़ता है वो अर्ली मॉर्निंग पड़ता है, अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे। ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग में ज्यादातर अटैक पड़ता है। तो चलो आ जाओ, फटाफट हम लोग सिम्टम भी देख ले। तो सीवियर चेस्ट पेन, एंजाइना लाइक, बिल्कुल एंजाइना जैसे होते हैं लेकिन मोर इंटेंस, इंटेंसिटी उनकी ज्यादा हो जाती है, राइट। अब आप देखो, आपको याद होगा एंजाइना वाला जो मैंने बताया था, रिट्रो स्टर्नल, लोकेशन कहाँ पे होती है, स्टर्नम के, यानी कि जो हमारा सीने का बीच का हिस्सा है उसमें। और रेडिएशन हमने आप लोगों को बताया था कि लेफ्ट आर्म, जॉ, नेक या बैक में रेडिएट हो सकता है। करेक्टर कैसा होता है पेन का, ये भी मैंने एंजाइना में बताया था, क्रशिंग, स्क्वीजिंग, प्रेशर लाइक पेन। सीने पे कोई बैठ गया है,
सीने को कोई स्क्वीज कर रहा है, मरोड़ रहा है, क्रश कर रहा है, ऐसा होता है। और ये पेन जल्दी ठीक नहीं होता है, कम से कम आधे घंटे तक। और दूसरी जो खास बात है, नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट और नाइट्रेट। एंजाइना में हमने आपको क्या बताया था कि एंजाइना का अगर मरीज है तो रेस्ट करने से, है ना, ठीक हो जाएगा, स्पेशली अगर क्लासिकल एंजाइना का मरीज है। या नाइट्रेट देने पे हमने बताया था कि 3 मिनट के अंदर, लेस देन 3 मिनट, है ना, उसका पेन क्या होता है, रिलीव हो जाता है। लेकिन एमआई में आप नाइट्रेट दे दो, एंजाइना रेस्ट करा दो, आपको कोई नहीं होगा। इसके अलावा डिस्निया, किसी ने अभी बोला था आप में से, नौजिया एंड वोमिटिंग होने लगता है। कई बार लोग उसको समझते हैं कि पेट खराब हो गया है, उल्टियां हो रही, नौजिया हो रहा है, मन खराब खराब सा हो रहा है। तो लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। रेयर होता है, क्योंकि सीने में दर्द नहीं होता है ना, और उल्टियां और नौजिया होने लगती है। खासतौर से जो डायबिटीज के लोग होते हैं उनको हम लोग साइलेंट एमआई बोलते हैं, आगे अभी पढ़ेंगे। डायफोरेसिस स्वेटिंग, स्वेटिंग को मेडिकल में डायफोरेसिस बोलते हैं, है ना। पल्पिटेशन यानी कि धड़के धड़कने तेज तेज हो जाना, चक्कर आना, सिनकोपी मतलब थोड़ा बेहोश हो जाना। तो ये सब चीजें आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। एटिपिकल सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए थे, डायबिटिक्स, डायबिटिक्स में अभी हमने क्या बताया आपको, साइलेंट एमआई होता है। साइलेंट एमआई, साइलेंट एमआई हम लोग किसको बोलते हैं, पेनलेस एमआई। सीने में दर्द होती ही नहीं है, बाकी पसीना आ जाएगा, घबराहट हो जाएगी, नौजिया वोमिटिंग हो जाएगी, सांस में दिक्कत हो जाएगी और मरीज मर भी जाता है। लगभग हाफ ऑफ द पेशेंट जो है, हाफ पेशेंट्स ऑफ एमआई नॉट एबल टू रीच हॉस्पिटल। क्यों नहीं हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं, है ना, बिकॉज मॉर्टेलिटी अकर, मॉर्टेलिटी मतलब डेथ, डेथ हो जाती है। तो बहुत बेकार बीमारी है, 50% लोग अस्पताल ही नहीं पहुंच पाते हैं, है ना, क्योंकि 1 घंटा, आधे घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट में ही उनका काम तमाम हो जाता है। डायबिटीज वालों के साथ अच्छा है, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं चलता है, वो चुपचाप कब निकल गए, है ना, बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, है ना, सुबह सो रहे थे, और हल्की फुल्की दिक्कत हुई, जब तक जगाया वगाया लोगों को तब तक वो पता चला, या कई बार वो सोते ही सोते निकल गए, पता भी नहीं चला। ठीक है। तो ये एटिपिकल सिम्टम्स हैं जो कुछ कुछ लोगों को हो सकते हैं, है ना। फीमेल्स में भी थोड़े एटिपिकल सिम्टम्स आते हैं। और अभी जैसे मैंने बताया था कि जीआईटी वाले लगते हैं, जैसे एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस कम लगता है, या कई बार मरीज को लगता है गैस प्रॉब्लम। अगर डेथ नहीं हुई है तो इवन वो डॉक्टर के पास आके भी यही बोलता है कि हमें गैस की प्रॉब्लम हो रही है, हमें गैस्ट्राइटिस हो रही है, हमें उल्टी हो रही है। उसको पता ही नहीं चलता कि उसको एमआई का अटैक पड़ा हुआ है। ठीक है। तो अब समझ में आया साइलेंट एमआई क्या होता है। तो इसमें नो पेन, पेन नहीं होता है, ओनली फटीग या ब्रेथलेसनेस या अदर सिम्टम्स आपको आएंगे, है ना। कंफ्यूजन, क्योंकि ब्रेन में अगर ब्लड कम हो जाएगा तो कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो इस टाइप के सिम्टम्स भी कई बार देखने को मिलते हैं। तो समझ में आ गया सबको। ठीक है। अब हम लोग एमआई की डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस ऑफ एमआई। तो जल्दी से बता दो भाई, तुम लोग जल्दी से बताओ डायग्नोसिस कैसे करते हैं। ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है पहले ही। वेरी गुड, ईसीजी। और ईसीजी के अलावा एसटी एलिवेशन, एनी अदर टेस्ट, ट्रॉप टी, वेरी गुड, एनी अदर, 2D इको, वेरी गुड। जो एंजाइना में हमने बताए थे वो सब करा सकते हैं, लेकिन मेनली दो हैं। एंजियोग्राफी, वेरी गुड, शिवानी ने बताया, एंजियोग्राफी, वेरी गुड। ये सब टेस्ट हम लोग करा सकते हैं। लिपिड वाला नहीं इंपॉर्टेंट है, लिपिड से तो केवल आपको एलडीएल पता चलेगा, है ना, डायग्नोसिस के लिए लिपिड वाला नहीं है। अब आप देखो, तो डायग्नोसिस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर एसटीईएमआई हुआ है,
तो आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलते हैं ईसीजी में। ठीक है, उसके पढ़ने के तरीके होते हैं, उसकी हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा, नो एस टी ईएमआई अगर है तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एस टी डिप्रेशन या टी वेव इन्वर्जन मिल सकता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, जो टेस्ट हमने आपको बताया था, ये है कार्डियक बायोमार्कर। क्योंकि जैसे ही मायोकार्डियल नेक्रोसिस होती है, नेक्रोसिस की वजह से, है ना, ये मार्कर रिलीज हो जाते हैं, मार्कर्स रिलीज। कौन कौन से मार्कर्स हैं? तो मेनली तीन है। एक ट्रोपोनिन आई या ट्रोपोनिन टी, जिसमें ट्रॉप टी सबसे इंपॉर्टेंट है, सीके एमबी और मायोग्लोबिन। ठीक है, जिनमें से जो सबसे पहले बढ़ता है, फर्स्ट राइज कौन होता है? तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट राइज। क्यों फर्स्ट राइज है ये? 1 से 2 घंटे में ही अटैक पड़ा, तुरंत आपके पास मरीज आया, तो 1 से 2 घंटे। जबकि ट्रॉप्टी आपको 3 से 6 घंटे बाद बढ़ेगा। तो ट्रॉप्टी के लिए आपको 3 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब नेक्रोसिस हो जाएगी, ट्रॉप्टी ब्लड में आएगा उसके बाद। ठीक है, मायोग्लोबिन तुरंत आता है, तुरंत गायब भी हो जाता है, 24 घंटे में खत्म भी हो जाएगा। जबकि ट्रॉप्टी आपका 7 से 10 दिन तक रहता है। ठीक है, तो 3 घंटे बाद शुरू होता है, और 24 घंटे पे पीक आएगा, 7 से 10 दिन रहेगा। मायोग्लोबिन तुरंत आएगा, तुरंत गायब हो जाएगा। ठीक है, ये सारे कार्डियक बायोमार्कर, है ना, नॉट एलिवेटेड इन एंजाइना। क्यों नहीं होते हैं? ये मैंने आपको बताया क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज नो नेक्रोसिस इन एंजाइना। एंजाइना में नेक्रोसिस नहीं होती तो ये मार्कर नहीं बढ़ते हैं। यही फर्क है एंजाइना और एमआई में। इसीलिए एमआई की डायग्नोसिस में ड्रॉप्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं। डायरेक्ट टेस्ट नहीं करता है ये, लेकिन ये मोशन एबनॉर्मेलिटीज जो हार्ट की वॉल है उनको देख लेगा। तो अगर आपका हार्ट की फंक्शनिंग गड़बड़ हो गई है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है। तो अब वॉल हाइपोकाइनेजिया मतलब कम मूवमेंट हो सकता है, या मूवमेंट एब्सेंट हो सकते हैं। तो इकोकार्डियोग्राफी आपको हेल्प कर सकता है डायग्नोसिस में। ठीक है, इसी तरीके से कोरोनरी एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी तो मैंने आपको पढ़ाया था जब एंजाइना बताया था सबसे लास्ट लेक्चर में। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि यहाँ तो आप डायरेक्ट देख रहे हो ब्लॉक आर्टरी। और हमने ये भी कहा था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसी एंजियोग्राफी कराते हैं उसी समय स्टेंट डाल देते हैं। याद आया आपको? हमने कहा था एंजियोग्राफी भी करो और साथ में उसी समय अंदर स्टेंट डाल दो। ठीक है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड अगर कोई कहा जाए तो कोरोनरी एंजियोग्राफी है। बाकी स्टार्टिंग में डायग्नोसिस बनाने के लिए ईसीजी और ट्रॉप्टी है। इकोकार्डियोग्राफी से हम लोग सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ इसको है एमआई या नहीं है। राइट, ये भी समझ में आ गया। यहां तक सबको समझ में आया? जल्दी से बताओ, यस या नो। बस 5 मिनट में खत्म करेंगे, 5 मिनट में। आप लोगों को नींद आ रही होगी, मुझे पता है, लेकिन ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा जरा सा ट्रीटमेंट बता दूंगा अगर मैं। वेरी गुड। अपूर्वा, स्वाति, दीपक, नगमा, दिव्या, अनम, जारका, आफरीन, अनवर, रजा। बहुत बढ़िया। लड़कों को देखता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ, वरना सारी लड़कियां ही दिखती रहती हैं, फिर लगता है लड़के बदमाश है, पढ़ते नहीं है। रिप्लाई भी लड़के कम करते हैं। क्यों अनवर? चलो, ट्रीटमेंट पढ़ा दूं ना 2 मिनट में? यस या नो? यस जी। यस, अरे वाह, सब लोग जोश में हैं। बहुत बढ़िया। चलो फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, और ये जानबूझ के मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, जिससे कि एक आपको ब्रेक मिल जाए छोटा सा।
है ना, आपका माइंड, क्योंकि लगातार आप नहीं पढ़ सकते हैं, 10-15 मिनट के बाद थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। मेरे लड़के नहीं बोले, मेरे लड़के पढ़ ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, अभी सब छोटे छोटे हैं, एमबीबीएस नहीं कर रहे हैं वो लोग। ये सब किसी और के लड़के हैं। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे पहले आपको इमरजेंसी की 5 दवाइयां याद रखनी है। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट आपको 5 दवाइयां याद रखनी है, और अगेन आप लड़कियां ही इंपॉर्टेंट है ना, मोना बी। 5 चीजें हमें देनी है, क्या क्या देना है? मॉर्फिन देते हैं हम लोग, ऑक्सीजन देते हैं हम लोग, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, एस्पिरिन देते हैं, एंड बीटा ब्लॉकर देते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मोना बी। ठीक है, तो मॉर्फिन पेन खत्म करता है। ऑक्सीजन हमें देना पड़ता है क्योंकि इस्कीमिया है, तो हमें ब्लड का कंसंट्रेशन मेंटेन रखना है। और ऊपर से हार्ट की फंक्शनिंग भी गड़बड़ हो गई है। नाइट्रेट भी आपको हेल्प करता है, ये मैंने आपको फार्मा के लेक्चर शेयर करे थे, अगर आप पढ़े होंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, और बीटा ब्लॉकर, क्योंकि बीटा ब्लॉकर भी हार्ट को क्या करता है, उसकी फंक्शनिंग को, टेकिकार्डिया को प्रिवेंट करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट करता है, एंजाइटी प्रिवेंट करता है। अभी रट लो फिलहाल मोना भी, बाकी हम लोग तो कल बात करेंगे। दूसरा है रीपरफ्यूजन थेरेपी। ये भी हमने पहले ही पढ़ाया था आपको, स्पेशली क्योंकि जो मेन है हमारा वो तो STEMI ही है। और अगर STEMI रीपरफ्यूजन, परफ्यूजन का मतलब पता है? री का मतलब क्या होता है? री का मतलब अगेन, दोबारा। और परफ्यूजन, परफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड सप्लाई। है ना, जैसे लाइक वेंटिलेशन, कि हवा कितनी आ रही है। तो जैसे हवा के लिए वेंटिलेशन यूज करते हैं, ब्लड के लिए परफ्यूजन यूज करते हैं। तो आपका परफ्यूजन रुक गया था, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई तो परफ्यूजन रुक गया था। अब हमें रीपरफ्यूजन स्टार्ट करना है। तो रीपरफ्यूजन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका है एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग। अगर आपने एंजियोप्लास्टी और स्टेंट डाल दिया, तो तुरंत आपका वो आर्टरी जो ब्लॉक थी वो ओपन हो जाएगी और परफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, PCI, जो कि हमने आपको पहले पढ़ाया था। और अगर मरीज 90 मिनट के अंदर पहुंच गया है तो हम लोग कोशिश करके यही काम कर देते हैं, तुरंत एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग कर देते हैं। सेकंड नंबर पे, अगर हमारे पास PCI करने की सुविधा नहीं है, हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं, छोटे शहर में हैं, तो हम उस क्लॉट को डिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लाइसिस, लाइसिस का मतलब पता है? ब्रेकडाउन। लाइसिस, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, और थ्रोम्बो का मतलब क्लॉट। तो क्लॉट की लाइसिस करनी है, इसके लिए ये दवाइयां आप लोग याद कर लो, अल्टीप्लेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, एंटीनेक्टिप्लेज। ठीक है, बल्कि यहाँ पे मैं आर्ट लिख देता हूँ, आर्ट। ए से अल्टीप्लेज, टी से टिनेक्टिप्लेज, आर से एक और लिख देता हूँ, रिटीप्लेज। तो ये आप लोग याद कर सकते हो। लेकिन ये हम लोग कब तक दे सकते हैं? ये केवल 12 घंटे तक इफेक्टिव है। तो दीज ड्रग्स कैन बी गिवन विद इन 12 आवर्स। आफ्टर 12 आवर्स ये इफेक्टिव नहीं रह जाती है। ठीक है, तो नॉट प्रिफर्ड आफ्टर 12 आवर। क्योंकि क्लॉट इतना जम जाता है, जैसे आप किचन के में बर्तन धोते हैं, अगर ताजा क्लॉट है, ताजा बर्तन है, तो आपका आराम से धुल जाएगा। सूख गया, 12 घंटे हो गए, अगले दिन धोना है तो मुश्किल हो जाती है। तो अगर फ्रेश क्लॉट है ना, और जितनी जल्दी आप धो दोगे उतना बढ़िया है। एज अर्ली, एज अर्ली मोर इफेक्टिव। अगर आपने विद इन 3 आवर दे दिया, विद इन 3 आवर, तो मैक्सिमम इफेक्ट। ये मतलब आप समझ रहे हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, एवरी मिनट काउंट्स।
एमआई अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ा है तो उस मरीज के लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गाड़ी निकालने में देरी कर दी, अगर आपने सोचने में देरी कर दी, एम्बुलेंस मंगाने में देरी कर दी, आप जाम में फंस गए, आप दवा देने में देरी कर दी, तो मरीज के मरने के चांस बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि आधे से ज्यादा मरीज तो पहुंच ही नहीं पाते अस्पताल। तो एवरी मिनट काउंट्स। आपको हर काम फटाफट करना है। इवन अगर मरीज अस्पताल में आ गया और 3 घंटे के अंदर आपने ये दवाइयां दे दी, अल्टीप्लेज, रेटिप्लेज, नेक्टिप्लेज, तो आपका मरीज के बचने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों बातें समझ में आ गई। अब अगर नो एस टी एम आई है, तो यहाँ पे ये देखा गया कि यहाँ पे थ्रोम्बोलिसिस का कोई फायदा नहीं है, नो थ्रोम्बोलिसिस। इसमें अल्टीप्लेज, इनेक्टिप्लेज देने का कोई फायदा नहीं है, ये दवाइयां काम नहीं कर पाती हैं। यहाँ पे आपको क्या देने हैं? एंटी प्लेटलेट्स एंड एंटी कोएगुलेंट्स। एंटी प्लेटलेट जो प्लेटलेट का क्लॉट ना बनने दे, एंटी कोएगुलेंट जो ब्लड को क्लॉट ना होने दे। ये नीचे अभी हम आपको बताएंगे, ये पहले भी मैंने पढ़ाया है। डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी, ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ एंजाइना में, जिसमें हम लोग एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल देते हैं। एंटी कोएगुलेंट भी मैंने आपको बताए थे, है ना, जिसमें हम लोग हिपैरिन, अभी आप याद कर लो, अगर ये भी याद कर लेते हो तो बढ़िया है ना, इनॉक्सापेरिन एंड फोंडापेरिनेक्स, ये ब्लड को जमने नहीं देते हैं। और इन सब के अलावा कुछ दवाइयां और हैं, अभी मैं बता देता हूँ, इनका काम बाद में बताऊंगा। कि बीटा ब्लॉकर आपको देने हैं, एसी इनहिबिटर एआरबी देने हैं, रेमिप्रिल, नलाप्रिल। स्टैटिन आपको याद ही है। और स्टैटिन हमने कहा था कि अगर एमआई का मरीज है तो आपको सिर्फ हाई इंटेंसिटी, जो केवल दो ही हैं आपके, एटोरवा और रोजुवा, ये देनी पड़ेंगी, है ना। फिर आपको नाइट्रेट्स देने पड़ते हैं, और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट आपको देने पड़ते हैं, स्पाइनोलैक्टोन वगैरह। ठीक है, तो ये दवाइयां फिलहाल आप याद कर लो, ये बहुत सारी दवाइयां हैं, इनके बारे में फिर कल बात करेंगे। और लास्ट है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एमआई, जिसमें एरिथमिया हो जाता है। एरिथमिया का मतलब आप समझते हैं, इरेगुलर हार्ट रेट। क्योंकि नेक्रोसिस की वजह से क्या होता है, एक एक तरीके से मानो कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, मेडिकल में यूज नहीं करते हैं शॉर्ट सर्किट, जैसे घरों में होता है ना, इन होम, लाइट की वायरिंग खराब हो जाती है, तो जब आपकी नेक्रोसिस हो जाती है तो वो वायरिंग गड़बड़ हो जाती है। तो एरिथमिया के चांस हैं, शॉक के चांस हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होने के चांस हैं, पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन के चांस हैं। और ये ऊपर वाले जो हैं, इसी वजह से, इनकी इनकी वजह से भी डेथ हो सकती है। क्योंकि इरेगुलर हार्ट रेट होता है, या शॉक में मरीज गया तो क्या होता है, डेथ हो जाती है। तो फर्स्ट वीक में कई लोग अगर अस्पताल पहुंच गए, हमने ट्रीट कर भी दिया, एडमिट है ना, बातचीत करा उन्होंने, अपना सब बढ़िया चल रहा 2-3 दिन, और चौथे दिन अचानक से एरिथमिया हुई और डेथ हो गई। तो वेरी वेरी डेंजरस, बहुत बेकार बीमारी है। और लास्ट में हार्ट फेल्योर, एनुरिज्म या ड्रेसलर सिंड्रोम भी हो सकता है। ठीक है, प्रिवेंशन एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस, जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, हाइपरटेंशन कंट्रोल करिए, डायबिटीज कंट्रोल करिए, स्मोकिंग छोड़ दीजिए। और मैंने क्या बताए थे कि आप एक्सरसाइज हमेशा करनी है आपको। डाइट आपको, मैंने ये मेडिटेरेनियन डाइट आपको बताया था, वेट रिड्यूस करिए, और अपने कार्डियोलॉजिस्ट, दिल के डॉक्टर को दिखाइए। तो दिस इज ऑल अबाउट द एमआई। तो मैंने पूरा टॉपिक एक तरीके से आपको खत्म कर दिया। कभी एग्जामिनेशन में लिखना हो आपको, या किसी को बताना हो, समझाना हो, तो शॉर्ट में आप इसको पढ़ के और आप इसको फटाक से जवाब दे सकते हैं, राइट। तो आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। बाकी कल से हम लोग फिर इस टॉपिक की थोड़ी और बाल की खाल निकालेंगे, है ना। कुछ कुछ चीजें हम आपको और डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो ओके। कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को तो पूछ सकते हो, जल्दी से 1-2 क्वेश्चन के जवाब मैं दे सकता हूँ। अदरवाइज गुड नाइट। स्पीकर भी ऑन कर दिया है मैंने। कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए, वरना गुड नाइट।
ठीक है।